स्वाध्याय टीवी। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम आपके सामने पुनः हिंदी विषय को लेकर उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम मेरा परिचय, मैं डॉक्टर कुसुम शर्मा, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी में हिंदी विषय की प्राध्यापक हूँ। आज हमारी चर्चा का विषय है हिंदी भाषा, स्वरूप और भूमिकाएं। विद्यार्थी मित्रों, आपको याद होगा कि पहले हमने आपको बताया था कि किस तरह संस्कृत, हमारी प्राचीन भाषा संस्कृत धीमे धीमे परिवर्तित होती रही और उसे हमने अनेक नामों से प्राकृत, पाली, अपभ्रंश नाम से जाना और 10वीं शताब्दी तक आते आते अपभ्रंश भाषाओं में से हिंदी भाषा का जन्म हुआ। आज हम इसी हिंदी भाषा के स्वरूप और भूमिकाओं की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारा प्रश्न होता है कि भाषा क्या है। भाषा, इस प्रश्न का उत्तर सहज और सरल शब्दों में दें तो हम कह सकते हैं कि भाषा मानव समुदाय द्वारा एक मिनट यही गड़बड़ थी। ओह, बोलो। आप धीमे तो थथु नहीं। ओके। क्या हुआ? वो एकदम बस एकदम स्पीड में जाना। आई थी सर, स्टार्ट कर ही दो ना। आज हमारा प्रश्न है कि सबसे पहले हिंदी भाषा क्या है। उससे पहले हम संक्षेप में कहेंगे कि भाषा क्या है। अगर हम सहज और सरल शब्दों में कहें तो कह सकते हैं कि भाषा मानव समुदाय द्वारा निर्मित एक विशिष्ट कोड प्रणाली है जो मानव मन की कठिन से कठिन मानसिक अवस्थाओं और सूक्ष्म से सूक्ष्म विचारों की अभिव्यक्ति का सक्षम साधन है। तो दूसरी तरफ यह भाषा बोलने वाले मानव समुदाय की अस्मिता प्रदान करने का और उसकी सामाजिक सांस्कृतिक धरोहर को संवहन करने का श्रेष्ठ माध्यम है। हमारी चर्चा का संबंध हिंदी भाषा से है। अतः हिंदी भाषा क्या है? अर्थात जिस तरह अंग्रेज़ों की भाषा अंग्रेजी है, फ्रांसीसियों की भाषा फ्रांसीसी है, पंजाबियों की भाषा पंजाबी है, महाराष्ट्र की भाषा मराठी है, हिंदी प्रदेश की आखिर हिंदी क्या है? हिंदी प्रदेश की भाषा है या हिंदुस्तान की? यदि हिंदी प्रदेश की बात की जाए तो पश्चिम में राजस्थान से लेकर पूर्व में बंगाल की सीमा तक, उत्तर में हिमालय की तराइयों से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र की सीमा तक अनेक राज्यों में हिंदी भाषा का प्रयोग होता है। लेकिन इन प्रदेशों में आम आदमी अपनी बोली का व्यवहार करते हैं। तब प्रश्न उठता है कि वहाँ बोली जाने वाली बोली उनकी अपनी भाषा है तो हिंदी का क्या स्थान है, उसका मानक रूप क्या है, उसका क्षेत्र कौन सा है, आदि प्रश्नों का यदि हम व्यवहारिक उत्तर दें तो कह सकते हैं कि हिंदी वही है जिसके माध्यम से हम पढ़ लिख रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं, दूरदर्शन के कार्यक्रम देखते हैं। यदि हिंदी में पत्रिकाओं की पढ़ते हैं, साहित्य की रचना हो रही है, और वही हिंदी है जिसमें रेल में सफ़र करते समय एक दूसरे से बातचीत करते हैं, जिसके माध्यम से सेना के जवान आपस में बातचीत करते हैं। अधिकतर राजनेता जिस भाषा में जनता को संबोधित करते हैं अथवा मंच से भाषण देते हैं, इस तरह की अन्य कोटियाँ भी इसके उदाहरण दिए जा सकते हैं जहाँ लोग इस भाषा के माध्यम से बातचीत करते हैं। किंतु उपरोक्त तथ्यों का हमें अपने प्रश्नों का सही जवाब नहीं मिलता, क्योंकि इन सब स्थितियों में व्यवहित हिंदी
में विविधता होती है, एक रूपता नहीं होती। हम देखते हैं कि फिल्मों में कभी कभी अरबी फारसी के शब्दों की शैली दिखाई देती है, तो कभी कभी हैदराबाद की बोली का पुट मिलता है, तो कभी कुछ गानों में संस्कृत शैली में लिखे जाते हैं, तो कभी कुछ गाने बोली की शैली में होते हैं। इसी तरह राजनेता जब भाषण देते हैं तो उनकी भाषा में उनकी अपनी बोली के उच्चारण, शब्द या व्याकरणिक संरचनाओं की विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं। हिंदी भाषा के स्वरूप, इस विविधता के कारण ही हिंदी भाषा में मानक भाषा का सवाल उठाया जाता है। इतना ही नहीं, कभी कभी तो इस पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है कि हिंदी भाषा का अपना स्वरूप या क्षेत्र है भी या नहीं। अतः इन प्रश्नों के जवाब ढूंढने के लिए हिंदी भाषा की विविधता को समझना बहुत ज़रूरी है, जिसकी चर्चा आगे हम हिंदी भाषा के स्वरूप के संदर्भ में आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। हिंदी भाषा का स्वरूप। हिंदी भाषा की अवधारणा को समझने के लिए यह जानना बहुत ज़रूरी होगा कि इसकी विविधताएं क्या हैं, इसके विविध रूप कौन से हैं, उन विविध रूपों का प्रयोग कहाँ और कैसे होता है, इन विविध रूपों का हिंदी भाषा से किस तरह का संबंध है। सामान्यतः किसी भाषा में 7-8 बोलियां होती हैं, तो उस भाषा को फिर भी हम एक भाषा ही मानते हैं। बोलियां मात्र भाषा के विविध रूप हैं। हिंदी का स्वरूप अन्य भाषाओं की तुलना में अलग प्रकार का है। क्षेत्र विस्तार के कारण उसके विविध रूपों में भिन्नता का होना स्वाभाविक है, सहज है। विविध रूपों के साथ साथ हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी का भी सवाल उठाया जाता है। क्या हिंदी और उर्दू दो अलग भाषाएं हैं? भाषा वैज्ञानिक स्तर पर शायद कह सकते हैं कि ये दोनों भाषाएं अलग नहीं हैं, क्योंकि इनमें इतना भी अंतर नहीं है जितना कि किसी भाषा और उसकी बोलियों में होता है। फिर भी सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक कारण से ये दोनों भाषाएं अलग हैं। दोनों भाषाओं की लिपि अलग है, उनकी साहित्यिक परंपरा अलग है, उनके बोलने वाले समाजों की संस्कृति अलग है। फिर क्या हिंदुस्तानी? अब सवाल उठता है, हिंदुस्तानी का स्थान कहाँ है? क्या यह हिंदी और उर्दू का मिश्रित रूप है? यह इन दोनों के से भिन्न एक तीसरा रूप है जिसे हम हिंदुस्तानी भाषा कहें। जिस तरह क्षेत्र विस्तार के कारण भाषा के स्वरूप में विविधता आती है, उसी प्रकार विभिन्न भूमिकाओं के कारण भी भाषा के विभिन्न नाम हो जाते हैं। जैसे बोलचाल की भाषा, हिंदी भाषा, ये दोनों भाषा की शैलियाँ हैं या उसके दो भिन्न प्रकार। अगर हम भाषा को सामाजिक आवश्यकताओं से जोड़कर देखें तो कह सकते हैं कि ये भूमिकाएं सामाजिक संरचना से पैदा होती हैं और भिन्न भूमिकाओं में भाषा की भिन्न शैलियाँ काम आती हैं। समाज में भाषा के विविध रूप होते हैं, ग्रामीण भाषा, शहरी भाषा, मानक भाषा आदि। ये सामाजिक भेदों के कारण उत्पन्न भाषा के विविध रूप हैं। भाषा की भिन्नता पर भाषा की भिन्नता समाज की विशेषता है। सभी जीवंत भाषाओं में भिन्न भिन्न भाषिक रूप देखने को मिलते हैं। इसी तरह हिंदी भाषिक प्रदेशों में भी लोगों की अपनी अपनी बोलियां हैं, जैसे ब्रज, अवधी, भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी, मैथिली, गढ़वाली, कुमाऊनी आदि। हिंदी की प्रादेशिक बोलियां हैं। इस दृष्टि से हिंदी का अपना कोई प्रदेश है या नहीं? कुछ महानगरों में कुछ परिवार ऐसे अवश्य हैं जिनके नई पीढ़ी के लोग बोली भाषा से परिचित नहीं होते। वे बचपन से ही मातृभाषा के रूप में हिंदी को अर्जित करते हैं, किंतु समाज में ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है। अब सवाल उठता है कि हिंदी और बोलियों का संबंध क्या है? क्या हिंदी भाषा और बोली दो भिन्न भिन्न भाषा हैं? किसी स्थिति में बोली को ही व्यक्ति की मातृभाषा कहा जाए और हिंदी उसके लिए दूसरी भाषा? इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कई मुद्दे सामने आते हैं और इस प्रश्न के उत्तर के संबंध में सभी विद्वान एक मत नहीं है। कि जैसे दक्षिण में हिंदी पाठ्यक्रम तैयार करते समय कुछ विद्वानों का मानना है कि वहाँ हिंदी बोलियों का सूर, तुलसी, जायसी आदि का साहित्य
न पढ़ाया जाए, क्योंकि यह साहित्य बच्चों को पढ़ाने में क्योंकि इस साहित्य को बच्चों को पढ़ाने में कठिनाई आती है। दूसरे विद्वान यह मानते हैं कि सूर तुलसी का साहित्य बोली का साहित्य नहीं है, वह हिंदी साहित्य का अभिन्न अंग है। ये विद्वान सूर, तुलसी, बिहारी, केशव, नानक आदि कवियों को लेखन को हिंदी साहित्य के विकास के संदर्भ में देखते हैं। उनकी दृष्टि में इन कवियों के साहित्य को हिंदी से अलग करके नहीं देखा जा सकता। यह सच है कि रीतकाल, भक्तिकाल में बोलियों में साहित्य की रचना होती थी। आज भी कई रचनाकार बोलियों में साहित्य की रचना करते हैं, जिसे हम खड़ी बोली कहते हैं, जिसकी शुरुआत आधुनिक काल से ही होती है। लेकिन फिर भी यह कोई नहीं मानता कि हिंदी साहित्य का उद्भव सिर्फ आधुनिक काल से हुआ है। हिंदी भाषी क्षेत्र में कई बोलियां प्रचलित थीं और आज भी प्रचलित हैं। रचनाकारों ने साहित्य रचना के लिए कभी किसी बोली को चुना तो किसी दूसरे काल में किसी अन्य बोली को चुना। आदिकाल के कवियों ने राजस्थानी भाषा में काव्य रचना की। मध्यकाल में भक्ति साहित्य ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं में लिखा गया। कुछ रचनाकारों ने तो बोली के इस बंधन को तोड़ा, कई बोलियों के शब्द ग्रहण कर साहित्य रचना की। जैसे कबीर ने मिली जुली भाषा में, सुदुकड़ी भाषा में साहित्य लिखा। तात्पर्य यह है कि हिंदी साहित्य की संपदा अलग अलग रचनाकारों ने अपनी अपनी बोली के माध्यम से योगदान दिया है। भाषा और बोली के संदर्भ में उनके अलगाव का प्रश्न आधुनिक युग में अधिक प्रबल हुआ है। इसके दो कारण हैं। एक तो यूरोपीय भाषा वैज्ञानिकों ने केवल भाषा के आधार पर बोलियों का वर्गीकरण किया, उन्हें उपभाषाओं में बांटा। अतः भाषा वैज्ञानिकों के कारण राजस्थान की बोलियों को राजस्थानी नाम दिया गया। पूर्वी हिंदी और पश्चिमी को दो भिन्न भिन्न वर्गों में रखा, जिसके फलस्वरूप यह भावना उत्पन्न हुई कि बोलियों का अपना अस्तित्व है, उनका अपना महत्व है। आज खड़ी बोली से उद्भूत हिंदी इस विशाल क्षेत्र को जोड़ने वाली कड़ी है। यद्यपि शिक्षा और साहित्य की रचना इन बोलियों के माध्यम से संभव है, लेकिन इस भाषा का अखिल भारतीय स्वरूप है, जिसकी चर्चा भाषा की भूमिकाओं के संदर्भ में हम आगे करेंगे। आगे है हिंदी के विविध क्षेत्रीय रूप। हिंदी भाषा इस देश की जनसंपर्क भाषा रही है और है, इसलिए हिंदी भाषा का प्रचलन हिंदी भाषी प्रदेशों के बाहर अन्य कई स्थानों में दिखाई देता है। इसके कई ऐतिहासिक और सामाजिक कारण हैं। 13वीं शताब्दी के आसपास दक्षिण में हैदराबाद में गुलाम वंश की स्थापना हुई और आधुनिक युग तक विभिन्न मुस्लिम बादशाहों ने वहाँ राज्य किया। हैदराबाद में शुरू में दक्षिणी हिंदी अर्थात उर्दू का प्रचलन हुआ और आधुनिक युग तक उर्दू वहाँ के जन सामान्य के संदर्भों की भाषा रही। इसी तरह दक्षिण में कई स्थानों पर मुस्लिम शासकों का आधिपत्य होने के कारण उर्दू का प्रचलन रहा। जैसे आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक में उर्दू के प्रयोग के कारण ही हिंदी भाषा के प्रयोग को बल मिला। इसी तरह कलकत्ता, मुंबई जैसे महानगरों में हिंदी भाषी क्षेत्र से जाकर बसे लोगों के कारण हिंदी भाषा के प्रयोग को विस्तार मिला। हिंदी के विविध स्थानीय रूप विकसित हुए, जैसे बम्बईया हिंदी, हैदराबादी हिंदी आदि। ये हिंदी के स्थानीय रूप हैं। हैदराबादी हिंदी पर स्थानीय भाषा तेलुगु का पुट दिखाई पड़ता है, तो बम्बईया हिंदी पर मराठी भाषा का। हैदराबाद में मुझे चाहिए को मेरे चाहिए, बम्बईया हिंदी में मेरे को मांगता है अभिव्यक्तियाँ प्रयुक्त होती हैं। दिल्ली हिंदी भाषी प्रदेश है, लेकिन वहाँ की भाषा में भी हरियाणवी, पंजाबी के प्रभाव के कारण कई विशेषताएं देखने को मिलती हैं। जैसे मुझे जाना है के लिए मैंने जाना है, माताजी आई के लिए माताजी आए अभिव्यक्तियों का प्रयोग देखा जाता है। कुछ विद्वान इन स्थानीय रूपों को अमानक और त्याज्य मानते हैं, तो दूसरे विद्वान स्थानीय भाषा के इन रूपों को ही वास्तविक हिंदी मानते हैं।
ये हिंदी बोलने वाले स्थानीय भाषा के इन रूपों को ही वास्तविक हिंदी मानते हैं और कहते हैं कि मातृभाषा हिंदी जो बचपन से सीखता है वही उसकी मातृभाषा मानी जाएगी। हिंदी के इन विविध रूपों का जन्म हमें समाज के विविध रूपों के कारण ही हुआ है। सामान्यतः बोलचाल की भाषा की संज्ञा ये संज्ञा दी जाती है ये हमारी हिंदी में शैली भाषा की शैली नहीं है, शैली को स्थापित करने के साधन मात्र हैं। अगला प्रश्न, इसके बाद प्रश्न आता है हिंदी और उर्दू और हिंदुस्तानी का सवाल। हिंदी भाषा की विविधता का एक आयाम हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी का है। इस चर्चा को आरंभ करने से पहले हम कुछ वाक्य आपके सामने रख सकते हैं, जैसे मैं आ रहा हूँ, मैं घर जा रहा हूँ, मैनेजर अंदर साहब हैं कि नहीं, मिलके मजदूरों ने हड़ताल कर दी है, रेलगाड़ी से देर से आई इसलिए हमें रात भर जागना पड़ा। ये वाक्य उर्दू भाषा के हैं या हिंदी के? कुछ लोग कहेंगे देवनागरी में लिखा जाए तो हिंदी के वाक्य हैं, फारसी में लिखा जाए तो उर्दू के। तो क्या हिंदी को हम रोमन भाषा में लिखें तो वह भिन्न भाषा कहलाएगी? कोंकणी 2-3 लिपियों में लिखी जाती है, क्या वह अलग अलग भाषाएं हैं? कुछ लोग कहेंगे उपरोक्त वाक्य हिंदुस्तानी के वाक्य हैं, अर्थात न हिंदी के हैं न उर्दू के, किंतु ये तर्क संगत बात नहीं लगती। जहाँ तक हिंदी और उर्दू का प्रश्न है, इन दोनों भाषाओं में भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से अंतर नहीं है, किंतु दोनों की लिपि भिन्न है, इनकी साहित्यिक परंपरा भिन्न है। अभिप्राय यह है कि हिंदी और उर्दू के अलग अलग भाषाएं होने का आधार सामाजिक सांस्कृतिक है। जहाँ तक हिंदी और हिंदुस्तानी का सवाल है, तो आज हम जिसे हिंदी भाषा कहते हैं उसे गांधी जी के ज़माने में हिंदुस्तानी कहा गया। उस समय यह भाषा देश के विविध क्षेत्रों के लोगों के बीच संपर्क की भाषा थी। इसी नाम से स्वतंत्रता संग्राम में इस भाषा ने जनसंपर्क का विशेष उल्लेखनीय कार्य किया। किंतु उल्लेखनीय है कि संविधान की सभा में भाषा से संबंधित अनुच्छेदों को अंतिम रूप देने के लिए जोर चर्चा हुई। उसमें यह प्रश्न सामने आया कि इसे हिंदी कहें या हिंदुस्तानी। इतिहास साक्षी है कि इस नाम के संदर्भ में सब में मतदान हुआ और एक मत से हिंदुस्तानी की जगह हिंदी शब्द को अपनाने का निर्णय किया गया। अतः इन्हें हिंदी भाषा की 2 शैलियाँ मान सकते हैं, लेकिन वह ऐसी 2 विशिष्ट शैलियाँ नहीं होंगी जिन्हें हम अलग अलग नाम से पहचानें। भाषा के शब्द बदलते रहते हैं, भाषा की बोधगम्यता का स्तर भी बदलता रहता है। कुछ अरबी फारसी के शब्द जो किसी ज़माने में अधिक प्रचलित और उपयोग में आते थे, अब उतने प्रचलित या परिचित नहीं हैं। जो संस्कृत शब्द शुरू में कठिन लगते थे, प्रचलन के कारण अब वे इतने बोधगम्य हो गए हैं। साहित्य में हिंदी और उर्दू अरबी फारसी के शब्दों के प्रयोग का सवाल है, तो हर लेखक अपने अपने ढंग से अनुपात निश्चित करता है। किसी में इतने अधिक अरबी फारसी शब्द आते हैं कि उसकी भाषा को लोग उर्दू कहते हैं, भले ही वह देवनागरी में लिखी गई हो। इस कारण शब्दों के प्रयोग में विभिन्न प्रकार का अनुपात होने से हम हिंदी और हिंदुस्तानी नाम की 2 विशिष्ट शैलियाँ नहीं कह सकते। ये मात्र हिंदी भाषा की विविध शैलियों में शैली भेद उत्पन्न करने के आधार हैं। हिंदी भाषा की अब आगे हिंदी भाषा की भूमिकाओं पर चर्चा करेंगे कि समाज के अंदर हिंदी कौन कौन सी भूमिकाओं में प्रयुक्त की जाती है। हिंदी भाषा की अवधारणा को समझाने के लिए हम 2 संकल्पनाएं लेके चले हैं। पहले, एक तरफ भाषा के स्वरूप और संदर्भ में हमने विभिन्न स्थितियों में भाषा के उपयोग के कारण किस प्रकार भाषा के साथ विभिन्न शब्द जुड़ जाते हैं और इन शब्दों को हम संदर्भ
के अनुसार ग्रहण करें, तभी हम भाषा के मूल स्वरूप को समझ सकते हैं। हिंदी भाषा की अवधारणा को समझने के लिए हम दो संकल्पनाएं लेकर चले हैं। एक तरफ भाषा के स्वरूप और संदर्भ में विभिन्न स्थितियों के उपयोग के कारण किस प्रकार भाषा के साथ विभिन्न शब्दों को जुड़ जाते हैं, और इनके शब्दों के मूल रूप को समझकर ही हम इसकी विविधता को जान पाएंगे। अब हम भाषा की भूमिकाओं का विचार करते हैं। हिंदी भाषा की 4 भूमिकाएं हैं। संपर्क भाषा। संपर्क भाषा से तात्पर्य उस भाषा रूप से है जो समाज के विभिन्न तबकों के बीच संपर्क का काम करती है। हिंदी उस दृष्टि से भिन्न भिन्न बोलने वाले वर्गों के बीच संपर्क भाषा है, और भारत के अन्य क्षेत्रों में भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने वाले के बीच भी संपर्क भाषा है। उदाहरण के लिए तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के लोग तब तक एक दूसरे से संपर्क नहीं कर सकते जब तक उनके लिए एक भाषाई माध्यम उपलब्ध न हो। इस तरह की परिस्थितियों से निकलने के लिए देश में संपर्क भाषा को अपनाया गया। इसी तरह रेलगाड़ी में विभिन्न भाषा भाषी सफ़र करते हैं अथवा भ्रमण करने जाने वाले व्यक्ति जब आसानी से अपनी भाषा में काम नहीं करा पाते तो अंग्रेजी या हिंदी से काम चलाते हैं। इसी प्रकार व्यवहारिक रूप में हिंदी देश के लोगों के बीच संपर्क भाषा बनी हुई है। विदेशों में भी प्रवासी भारतीय सांस्कृतिक वातावरण बनाने के लिए जब एक साथ एक स्थान पर एकत्रित होते हैं तो हिंदी को अपनी संपर्क भाषा बनाते हैं। भाषा को संपर्क भाषा बनाने के लिए एक वातावरण चाहिए था। इस दृष्टि से देश में इस शताब्दी के आरंभ में ही एक व्यापक आंदोलन सा चलाया गया। स्कूली शिक्षा, शैक्षिक संस्थाओं के कारण देश के कोने कोने में लोगों ने हिंदी सीखी और इसका प्रचार बढ़ा। मनोरंजन के क्षेत्र में भी हिंदी की फिल्मों के गानों का योगदान उतना ही महत्वपूर्ण है। भारत में जगह जगह हिंदी की फिल्में पसंद की जाती हैं। आज दूरदर्शन अपने कार्यक्रमों के माध्यम से इस संपर्क भाषा का व्यापक प्रचार कर रहा है। संविधान के अनुच्छेद 351 के अनुसार हिंदी देश की सामाजिक संस्कृति की वाहक है। हिंदी की यह भूमिका हिंदी को कुछ हद तक राजभाषा का दर्जा प्रदान करती है। हिंदी भाषा में राजभाषा और राष्ट्रभाषा कहलाने के लायक गुण संपर्क भाषा से ही उत्पन्न होते हैं। दूसरा है राजभाषा। राजभाषा संपर्क भाषा का औपचारिक रूप है। हिंदी भारत की राजभाषा है जिसका उल्लेख संविधान में किया गया है। राजभाषा की भूमिका में हिंदी केंद्र सरकार के कार्यालयों की भाषा है। राज्यों के विविध मंडलों तथा संसद के अभिलेखों रिकॉर्ड के स्तर पर जोड़ने वाली भाषा है। देश के कानून की भाषा है और उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालयों के अंगों से जुड़े हुए व्यक्ति इस भाषा से परिचित हों, इस भाषा के माध्यम से यथासंभव कार्य करें, इसके लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण देते हैं। राजभाषा विशिष्ट कार्य क्षेत्रों की भाषा है, इसलिए इसकी शब्दावली सामान्य बोलचाल की शब्दावली से भिन्न होती है। अतः इसकी भाषा में रूढ़ उक्तियाँ आती हैं। हिंदी को राजभाषा के रूप में विकसित करने के दौरान राजभाषा हिंदी का स्वरूप भी विकसित किया गया। प्रशासन और विधि आदि क्षेत्रों के लिए अनुवाद की द्वारा पुस्तकें तैयार की गईं। आवश्यक शब्द और शब्दावली निर्मित किए गए। राजभाषा का स्वरूप उन लोगों के लिए है जो इस क्षेत्र में कार्य करते हैं, और सभी व्यक्ति विधि की भाषा को पढ़कर उसे उतनी ही आसानी से समझ लें जितनी आसानी से फिल्म की पटकथा समझते हैं। यह कहना उचित ही होगा। आगे नंबर 3, प्रयोजनमूलक हिंदी। सभी विकसित भाषाएं प्रयोजनमूलक हिंदी होती हैं। विविध क्षेत्रों में भाषा का प्रयोजनमूलक, जब भाषा का प्रयोग विविध क्षेत्रों में होता है तो हम भाषा को प्रयोजनमूलक पक्ष कहते हैं। भाषा के कुछ प्रमुख प्रयोजनमूलक क्षेत्र निम्न प्रकार से हैं। ज्ञान विज्ञान की भाषा, माध्यम की भाषा, विधि की भाषा, प्रशासन की भाषा, विज्ञान और टेक्नोलॉजी की भाषा, जनसंचार की भाषा आदि। प्रयोजनमूलक भाषा एक युगीन आवश्यकता है, क्योंकि इस भाषा के क्षेत्र
गहरे रूप से आजीविका से जुड़े हुए हैं। कोई पत्रकार है, जनसंचार की भाषा का अर्जन करता है तो दूसरा विकसित करता है। आम आदमी तो सिर्फ जनसंचार की भाषा से सूचना प्राप्त करने का या मनोरंजन करने तक ही अपने को सीमित रखता है। इस प्रकार आधुनिक युग में भाषा के माध्यम से काम करने वाले लोगों के लिए कई द्वार खुलते हैं। इस दृष्टि से प्रयोजनमूलक भाषा का प्रश्न औपचारिक भाषा का क्षेत्र है। इसके लिए इस भाषा को विकसित करना, इस क्षेत्र के लिए लोगों को तैयार करना, भाषा के माध्यम से इन क्षेत्र में काम को आगे बढ़ाना प्रयोजनमूलक भाषा के आवश्यक सोपान हैं। वैसे तो वर्तमान युग में सभी भाषाएं प्रयोजनमूलक हैं, किंतु हिंदी का प्रयोजनमूलक पक्ष और सब भाषाओं की अपेक्षा अधिक विस्तृत है, क्योंकि इसका संपर्क क्षेत्र काफ़ी विशाल है। हिंदी को प्रयोजनमूलक भाषा के रूप में विकसित करने के लिए अहिंदी भाषियों से सहयोग प्राप्त हो सकता है, अर्थात अहिंदी भाषी व्यक्ति भी इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। आगे है अंतर्राष्ट्रीय भाषा। हिंदी की एक अंतर्राष्ट्रीय सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यह है कि यह भाषा न केवल भारत में बल्कि भारत के बाहर कई देशों में बोली जाती है। मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, त्रिनिडाद, सिंगापुर आदि देशों में प्रवासी भारतीय काफ़ी संख्या में हैं। ये मूलतः भोजपुरी प्रदेश के हैं और आज भी घरों में भोजपुरी बोलते हैं। लेकिन भारत की तरह इन देशों में हिंदी भाषा शिक्षा, आंशिक रूप में जनसंचार आदि का माध्यम है। अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, दक्षिण अफ्रीका, सिंगापुर आदि देशों में बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं। यह देश विकसित हैं, अतः इन देशों में इन लोगों को हिंदी के माध्यम से काम करने के कई अवसर मिल जाते हैं। पत्रिकाओं का प्रकाशन, रेडियो, दूरदर्शन आदि के माध्यम से शिक्षा में और संस्कृति धरातल पर हिंदी का व्यवहार करते हैं। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान और नेपाल भी हिंदी समझी जाती है, बोली जाती है। पाकिस्तान के लोग उर्दू बोलते हैं, लेकिन भाषिक संरचना की समानता के कारण हिंदी भाषा को आसानी से समझते हैं, बोलते हैं। अतः हिंदी भाषा अंतर्राष्ट्रीय जगत में वर्तमान युग में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस महत्व के कारण विदेशों में लगभग 1 से 50 विश्वविद्यालयों में हिंदी के अध्ययन और अनुसंधान की व्यवस्थाएं हैं। अगर इस क्षेत्र में अधिक सक्रियता से काम हो तो हिंदी भाषा सही मायने में एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा होगी। अस्तु। स्वाध्यायः परमं तपः। स्वाध्याय टीवी